आतंकियों की बारात है तालिबान। दुनिया की मोस्ट वांटेड आतंकियों की सरकार है तालिबान। नमस्कार, टाइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। हाल ही में तालिबान ने कल शाम तक ऐलान किया कि उसने केयर टेकर सरकार बना ली है। केयर टेकर सरकार बनाते ही दुनिया भर में के जितनी भी सरकारें हैं सबको होने लगी टेंशन। टेंशन के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि जो उनके प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित आतंकी हैं। और कई ऐसे और नाम जो आते गए, खासकर गृह मंत्री, फिर जो रक्षा मंत्रालय था, जो डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, सब पर कई इनाम रखे गए हैं। तो इनमें टोटल आकलन करूं कि कितना इनाम रखा गया है, तो टोटल 73 करोड़ यानी 73 करोड़ का इन पर इनाम रखा गया है। तो आप ये समझिए, जो कल तक आतंकी थे वो आज सरकार में हैं, आज वो सत्ता में हैं और अफगानिस्तान की भविष्य की रूपरेखा लिखेंगे। तो अब इस चीज समझिए कि क्या भविष्य होने वाला अफगानिस्तान का। जो बंदूकें लेके रस्तों पे लोगों के कत्लेआम मचाते थे, आज वो अफगानिस्तान की इतिहास और अफगानिस्तान का आने वाला भविष्य लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश करते हैं कौन जो 4 लोग हैं, जो 4 से 5 लोग हैं जिन्हें सबसे बड़ा आतंकी माना जाता था और आज वो सबसे अहम भूमिका में है अफगानिस्तान में। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले तस्वीर है मुल्ला हसन अखून की। ये है पीएम, प्रधानमंत्री हैं। ये हैं सबसे बड़े आतंकी। यूनाइटेड नेशन ने आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन तालिबान का कहना है कि इनकी धर्म के प्रति ज्यादा रुचि थी। इन्होंने 20 साल तक मेहनत की तालिबान के लिए, इसलिए इन्हें प्रमोट करके प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन दुनिया की नजरों में ये एक आतंकवादी हैं। जिस जीरो टॉलरेंस की पूरी दुनिया बात करती है, वो अब इसमें देखने वाली बात होगी कि इस चीज पे कैसे बात करते हैं। दूसरी तस्वीर है मुल्ला अब्दुल गानी ब्रादर की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये ऐसी पहली दफा नहीं है कि पूरी दुनिया को लग रहा था कि यही आने वाले वक्त में तालिबान का चेहरा होंगे। तालिबान की सरकार जो बनेगी उसमें सबसे बड़ा चेहरा ब्रादर ही होंगे। और बीच में खबरें भी आई थी कि हक्कानी नेटवर्क और जो ब्रादर के बीच में बात हो रही थी कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है, उस बीच में गोलीबारी भी हुई थी जिसमें ब्रादर जख्मी भी हुए थे। लेकिन अब वो डिमोट हो चुके हैं, अब वो प्रधानमंत्री नहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के नीचे अफगानिस्तान में उन्होंने 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रखे हैं, जिसमें से ब्रादर एक हैं। तीसरा सबसे बड़ा नाम सिराजुद्दीन हक्कानी। ये है नाम सबसे बड़ा, जो गृह मंत्रालय संभालेंगे, होम मिनिस्ट्री संभालेंगे। इन पर है 37 करोड़ का इनाम, यानी अमेरिकी डॉलर में कहूं तो 50 लाख डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में होते हैं 37 करोड़। तो ये कायदे से अगर मैं बताऊं, जो हक्कानी हैं, ये इन्हें कहा जाता है कि ये आईएसआई एजेंट है। आईएसआई से मेरा कहने का मतलब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं। अब वो अफगानिस्तान में गृह मंत्रालय संभालेंगे। तो अब जरा सोचिए भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जो कल तक पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट था, आज वो अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय में बैठकर पूरे गृह मंत्री का काम देखेगा और वहां के अंदरूनी मामले की पूरी जानकारी होगी। और ये खबरें अब पाकिस्तान के लिए पहुंचने तक कोई रोक नहीं सकता। चौथी बड़ी जो तस्वीर है मुल्ला मोहम्मद याकूब। ये हैं रक्षा मंत्री हैं, लेकिन इन्हें भी यूनाइटेड नेशन ने आतंकी घोषित कर रखा है। तो मतलब मैंने आपको जो 4 नाम बताए, इसमें से सबसे बड़ी बात जो मुल्ला गनी ब्रादर की है, वो पाकिस्तान में 2010 में अरेस्ट हो चुके थे, 8 साल जेल में रहते हैं, 2018 में बाहर आते हैं, फिर तालिबान के प्रमुख बन जाते हैं और किस्मत इतनी से धनी थे कि 3 साल आते आते वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये 4 नाम मैंने आपको जो बताए, ये 4 नाम ऐसे नाम हैं जिन्हें पूरी दुनिया खौफ खाती है। खूंखार आतंकी इनके अंदर काम करते हैं, लेकिन आज की तस्वीर है कि ये अफगानिस्तान की सत्ता में बैठकर राज करेंगे। लेकिन आप चलिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं कि ये इन नामों से भारत को कितना खतरा है, भारत को क्यों डरना चाहिए, कि भारत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ बात करूंगा सिराजुद्दीन हक्कानी की। सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क, कई बार नाम सुना होगा आपने। तो हक्कानी नेटवर्क है क्या और क्यों भारत के लिए खतरा है। तो सबसे पहले आप हक्कानी के बारे में जानिए या समझें, तो आपको समझना पड़ेगा सिराजुद्दीन हक्कानी खतरा क्यों है भारत के लिए। तो हुआ यूं कि 2008 की बात है, आज से 13 साल पहले काबुल के इंडियन एम्बेसी में हमला होता है, आत्मघाती हमला होता है। उसमें हक्कानी का नाम आता है, 58 लोग मारे जाते हैं काबुल में। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार बताया जाता है। 2011 आते आते अमेरिका के बड़े अधिकारी ने कहा कि हक्कानी पाकिस्तानी आईएसआई के दाएं हाथ के तौर पे काम करते हैं। पाकिस्तानी आईएसआई जैसा चाहती है, हक्कानी वैसा ही काम करते हैं। टेंशन की सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आत्मघाती हमला, जो सुसाइड बॉम्बर आप जो सुनते आए होंगे, सुसाइड बॉम्बिंग कैसे होती है, तो इसका अगर ये दशकों पुराना मामला है। ये सबसे पहला वहां से आया था जब श्रीलंका में सिविल वॉर का दौर था, तो लोग अपने आप को बम लगा के उड़ा लेते थे। लेकिन टेंशन की बात ये
कि हक्कानी के पास ऐसे लड़ाके हैं या ऐसे आतंकवादी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला करने का पूरी जिम्मेदारी या पूरा जिम्मा जिसके पास है वो है हक्कानी। मतलब किसी को जाके अपने आप को ब्लास्ट करना है पब्लिक प्लेस में या कहीं पे पुलिस स्टेशन पे या जहाँ पे हॉस्पिटल में, तो आत्मघाती वाले जितने भी लड़ाके हैं वो हक्कानी नेटवर्क ही तालिबान को प्रोवाइड करवाता है। तो हक्कानी नेटवर्क को आपको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। हुआ यूं कि 1980 में इनके जो जलालुद्दीन हक्कानी, जो सिराजुद्दीन हक्कानी के पिता हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी, हक्कानी नेटवर्क की नींव रखी। हुआ यूं कि 1980 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो अफगानिस्तान कई कबीलों में बटा हुआ था। तो इन कबीलों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, इनको पैसों की जिम्मेदारी, इनको हथियार देने की जिम्मेदारी किस पर थी? हक्कानी नेटवर्क पे थी। हक्कानियों को पाकिस्तान के आईएसआई, अमेरिका ने खूब पैसा खिलाया। जब सोवियत भाग गए, सोवियत मतलब भाग गए, सोवियत छोड़ के चले गए अफगानिस्तान, तब यहाँ पे हक्कानी नेटवर्क अकेला हो गया। अब फंडिंग नहीं हो रही थी अमेरिका से, तो इस वक्त उन्होंने रुख किया पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की आईएसआई ने उन्होंने काफी मदद किया। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो अमेरिका को थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था कि आप इनकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, हथियारों से इनकी मदद क्यों कर रहे हैं, पैसे क्यों दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, अमेरिका ने अपना मुंह फेरा और पाकिस्तान आईएसआई को इसे मजा आने लगा। उनको लग रहा था कि कम से कम एक पड़ोसी देश ऐसा हो सकता है जहां पे हम आतंकियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दे के भारत के लिए खतरा कर सकते हैं, खतरा बना सकते हैं। बहरहाल हुआ ये कि 1980 के बाद 2001 तक आते आते सिराजुद्दीन हक्कानी ने हक्कानी नेटवर्क का पूरा ग्रुप संभाला। 2013 और 2015 आते आते यहाँ पे उनकी जो जलालुद्दीन हक्कानी थे, जिन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर थे हक्कानी के, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब सबसे समझने वाली बात है कि क्या तालिबान और हक्कानी कितने अलग हैं और कितने पास हैं। तो अगर आपको तालिबान को समझना हो तो तालिबान कोई एक ग्रुप नहीं है, तालिबान कई कबीलों का और कई अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स का वो एक संगठन है जिसका नाम रखा गया तालिबान। मतलब ये समझिए तालिबान ने कम से कम एक जैसे 100 गांव है तो उसमें से 100 गांव में से 50 गांव के जो लड़के हैं वो पूरा मिला के तालिबान बना रहे हैं। तो इसमें से समझने वाली सबसे बड़ी बात यह कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, हक्कानी एक छोटा सा ग्रुप है। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि हक्कानी नेटवर्क के पास 16,000 लड़ाके हैं, 16,000 लड़ाके, और ऐसा कहा जाता है कि तालिबान में 75,000 लड़ाके हैं, जिसमें से हक्कानी 16,000 इसके लड़ाके हैं जो वो उनकी फंडिंग, उनको हथियार देने का काम करते हैं। तो हक्कानी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई पे डिपेंडेंट है। पाकिस्तान जैसा कहती है हक्कानी भी वैसा ही करते हैं। तो सिराजुद्दीन हक्कानी, जिन्हें आईएसआई का एजेंट बताया जाता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंट या खुफिया जासूस के तौर पे देखा जाता था, अब वो अफगानिस्तान की सत्ता पे बैठे हैं, अफगानिस्तान की सरकार चलाएंगे। जो चौथा बड़ा नाम है आ रहा है रक्षा मंत्रालय का, जो रक्षा मंत्रालय का जो नाम संभालेंगे उनका नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब। ये रक्षा मंत्रालय संभालेंगे, लेकिन इन्हें भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के इशारे पे ये कत्ले आम मचा देते हैं। मतलब अगर ये पाकिस्तानी ने कहे कि जाके आप भारत में आतंकी हमला कीजिए तो याकूब को कोई टेंशन की बात नहीं, हो कहेंगे ठीक है आप जाइए हमारे लड़ाकों के लीजिए और जाके आप हमला कर सकते हैं। लेकिन तालिबान ने आज कहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे पे और भारत के जो अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। तो ये आने वाले वक्त में ही समझना होगा कि ये तालिबान कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी जो फिर से आती है कि जो तालिबान है, जिसमें आतंकियों की पूरी सरकार है, ये जो पूरी दुनिया कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस, मतलब हम आतंकवाद को एक रत्ती भर भी नहीं मानेंगे और नहीं भरोसा करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि जैसे अफगानिस्तान में जो पूरी आतंकियों की सरकार आई है, ये कैसे काम करेगी। अगर मैं आपको छोटा सा एक डिटेल बताऊं तो अगर आतंकियों के जब कोई आतंकी घोषित हो जाता है या कोई तो उस पर क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो इस सबसे बड़ी बात होती है कि इसे वो किसी भी देश में जा नहीं सकता। सबसे पहली चीज़, देश में जा नहीं सकता, या अपनी गाड़ी पे, या मान लीजिए सरकार में आ भी जाता है तो उसकी जो गाड़ी होगी उस पर उस देश का झंडा नहीं लगा होगा। इसके सारे जो बैंकिंग डिटेल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरे देशों को हक है कि उसे वो सीज कर सकें। मतलब मान लीजिए कि सिराजुद्दीन हक्कानी की प्रॉपर्टी है भारत में, तो भारत सरकार को पूरा हक है कि उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसे अपने अंदर रखे, उसकी देख रख करे या उसको बेच दे, इनमें जैसे आतंकी कोई बनता है। लेकिन जब पूरी की पूरी सरकार ही आतंकियों की हो तो समझिए कि इसका मतलब क्या होगा। जो पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उससे इसमें क्या देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि इस संगठन से, मतलब तालिबान की संगठन से कोई हथियार की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। मतलब आप ये सोचिए कि तालिबान तो सरकार में आ गया, तालिबान पूरी आतंकियों की सरकार है, तो उनको क्या हथियार कोई देश बेचेगा,
क्योंकि हथियार का मैं बता दूं तो हथियारों का ऐसा जखीरा सबसे बड़ा बिजनेस अगर माना जाता है पूरी दुनिया में तो वो माना जाता है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। लेकिन जब तालिबान की सरकार आ गई, उसमें पूरे आतंकी हैं, मतलब प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके सब आतंकवादी हैं जो अब सत्ता में हैं, तो क्या कोई देश उनके साथ अब उनके साथ बिजनेस करेगा, उनके साथ हथियारों की खरीद फरोख्त करेगा कि नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी भी और देश में घूम फिर नहीं सकते और उनको आतंकियों को कहा जाता है कि आतंकियों को वीज़ा नहीं दिया जाता है। तो बहरहाल बात आती है, जो पूरी की पूरी सरकार है वो आतंकवादियों की सरकार है, तो अमेरिका का क्या रुख रहेगा। और एक बात मैं छोटी सी अपडेट आपको ये भी दे दूं, रूस जो पहले कह रहे थे कि तालिबान की समर्थन कर रहा है, तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी है, तो एक खबर ये भी है कि अमेरिका के तालिबान की तरफ झुकाव के बाद भी रूस ने अब तक तालिबान को एक आतंकी संगठन माना हुआ है, उसे अब तक उन्होंने पहचान नहीं दी है। मतलब उनकी सरकार तो आ गई है, लेकिन रूस ने यह कहा है कि पहले वो देखेंगे कि किस तरीके से तालिबान की सरकार काम करती है, फिर उसको सोचेंगे कि उसको मान्यता देना है कि नहीं देना है। तो फिर ये थोड़ी सी ये तालिबान को टेंशन देने वाली बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा टेंशन देने वाली बात यह है कि जब वो आतंकवादी सरकार की सत्ता में बैठते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए कितने खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि इनके अंदर कई खूंखार आतंकवादी हैं जो आत्मघाती हमला भी करने को तैयार रहते हैं। तो समय बताएगा कि ये आतंकवादी किस तरीके की सरकार चलाते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं या कितना बुरा कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। बाकी की जानकारी के लिए आप crimetech.in आ सकते हैं। देखते रहिए क्राइम तक।